Dear students, welcome to the next lesson of chapter 11 Areas related to circles. फर्स्ट लेसन में हमने डिस्कस किया है एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क. इनके फॉर्मूले थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर. इनके बाद इसमें एक और टॉपिक बचता है, वो है एरिया ऑफ सेगमेंट. आपने सेगमेंट भी 9th क्लास में पढ़ा है. किसी कॉर्ड के और आर्क के बीच का एरिया. ये एक सर्कल है, ए ओ बी सी ए, ये पूरा सेक्टर है. लेकिन ये जो किसी आर्क के करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड होती है, ये एक आर्क है, आर्क ए सी बी, माइनर आर्क ए सी बी. मैं जब इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स, आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स हमेशा सर्कल के ऊपर होते हैं, मैं किसी भी आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को जब एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूंगा तो वो सर्कल की कॉर्ड बन जाएगी. तो अब इस कॉर्ड के और इस आर्क के बीच का एरिया, ये जो शेडेड किया हुआ है, ये है एरिया ऑफ सेगमेंट. तो एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर से आपको छोटा दिख रहा है. सेक्टर में ये भी आएगा. अब ये जो ट्रायंगल बचा, ट्रायंगल ओ ए बी, तो सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया जाए तो जो बचेगा वो बचेगा सेगमेंट का एरिया. तो इस सेगमेंट के एरिया को निकालने का कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला डायरेक्ट बन नहीं सकता. सेक्टर के लिए तो हो गया कि पूरे सर्कल के एरिया का थीटा बाय 360 ये फैक्टर निकाल लिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया. इसके लिए कोई फार्मूला नहीं बनाया जा सकता. तो सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करेंगे, ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर देंगे और माइनस कर देंगे. तो यहाँ पर ओ ए और ओ बी ये दोनों रेडियस हैं. ये जो एंगल है, एंगल ओ ए बी और ओ बी ए, इस ट्रायंगल ओ ए बी की दो साइड्स ओ ए और ओ बी इक्वल हैं, मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. तो क्लास 9th में जो हमने थ्योरम 7.2 पढ़ी थी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो उसके हिसाब से एंगल ओ ए बी मीन्स ये एंगल और एंगल ओ बी ए मीन्स ये एंगल. इस ट्रायंगल के ये दो एंगल इक्वल हो गए. अब हम क्या करेंगे, इस सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. ये दो ट्रायंगल इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए जा सकते हैं, तो उनकी सीपीसीटी से एडी और डी भी इक्वल आ जाएंगे, मीन्स ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा. ये प्रूफ हो जाएगा आरएचएस से. हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, राइट एंगल हो गया. इनके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, ये रेडियस है इसलिए इक्वल है, और साइड ओडी दोनों में कॉमन आ रही है. आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. सीपीसीटी से ये तीसरी साइड बची एडी और डी बी, ये इक्वल हो गए, मतलब ये डी मिड पॉइंट हो गया, मतलब ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है. तो यहाँ से इस सेगमेंट का एरिया सेगमेंट, अब आर्क का नाम भी हम आर्क ए सी बी ऐसे बताते थे, पिछले लेसन में डिस्कस किया है, आर्क ए सी बी. तो सेगमेंट का एरिया बताते टाइम भी ए सी बी और ए. सेगमेंट बोलेंगे तो मतलब ही कॉर्ड के अलोंग लौटना है, ए सी बी डी ए. अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो ए सी बी फिर डी से होते हुए ए पर लौटना है, मतलब ये सेगमेंट हुआ. और अगर मैंने डी नहीं भी लिखा, ए सी बी ए लिखा, लेकिन उसके आगे लिखा सेगमेंट, ये एरिया, ए आर डिनोट करता है एरिया को. एरिया के साथ, इस ए आर के साथ जो ब्रैकेट में लिखा जाता है, मीन्स इस शेप के एरिया की बात हो रही है. ये शेप ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, सर्कल हो, सेक्टर हो, सेगमेंट हो, जो भी हो. तो यहाँ पर हमने लिखा है सेगमेंट ए सी बी ए. तो इस ए सी बी ए का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी. ओ ए सी बी, इस पूरे सेक्टर का एरिया
माइनस इस ट्रेंगल का एरिया, ट्रेंगल ओ ए बी। तो सेक्टर के एरिया में से ओ ए सी बी और लास्ट में अगर मैं एक और ओ लिख दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ओ ए सी बी ओ से स्टार्ट करके सी पे जाना है, इधर बी से फिर वापस ओ पे लौट आना है। तो ये जो शेप बनेगा ये होता है सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी। जब मैं इस सेक्टर के एरिया में से ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा वो एरिया, ये शेडेड एरिया बचेगा। अब सेक्टर का एरिया हमने पढ़ा है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर्कल की रेडियस आर है, ये जो ओ ए और ओ बी है ये दोनों की वैल्यू आर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर थी, हम जब फार्मूला याद करते हैं तो उसमें हमको ये चीज़ ध्यान में हमेशा रहनी चाहिए कि ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। थीटा एंगल है दोनों रेडियस के बीच का और आर सर्कल की रेडियस है। ये हो गया सेक्टर का एरिया। ट्रेंगल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मैं अगर इस साइड ए बी को बेस मानता हूँ तो ये करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड तीसरे वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर यही हाइट होगी। तो 1/2 इंटू ए बी। इस फार्मूले का यूज़ हमने 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट पिछले चैप्टर में, सर्कल वाले चैप्टर में भी लास्ट में क्वेश्चन में किया था। तो ए बी को अगर मैं बेस मानता हूँ तो ओ डी उसकी हाइट हो जाएगी। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से ट्रेंगल का एरिया हो गया। किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पर इस चैप्टर में सेगमेंट का एरिया पूछा होगा तो यही प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2। अब इसमें कॉर्ड की लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, ये पता होना चाहिए, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि ये ओ डी कितना है। ये कैसे कैलकुलेट करना है वो हम सीखेंगे आगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन दी रहेगी जिससे आप ये दोनों कैलकुलेट कर सको। अब इसमें कोई स्पेशल केस, इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री, अगर ये दोनों रेडियस के बीच का एंगल 90 है तो अगर ये एंगल 90 है इसका मतलब ओ ए और ओ बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, मीन्स ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बन जाएगा। ये थीटा कुछ भी हो सकता है तो 90 डिग्री भी हो सकता है। तो अगर ये ट्रेंगल ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल के केस में आप इन दो साइड्स में से ही अगर एक को बेस मानते हो तो दूसरी हाइट हो जाती है। जिन स्टूडेंट्स को ट्रेंगल के कंसेप्ट, राइट एंगल ट्रेंगल और बेस और हाइट ये क्लियर है, उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि राइट एंगल ट्रेंगल में एक होता है हाइपोटेनियस। अब बाकी जो दो साइड्स बचती हैं परपेंडिकुलर बेस, उनमें से कोई भी एक साइड को आप बेस मानो तो दूसरी अपने आप हाइट बन जाती है। उस कंसेप्ट से अगर ये एंगल 90 है, ओ ए और ओ बी अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मैं अगर ओ ए को बेस मानता हूँ तो ओ बी हो जाएगी हाइट। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में, सर्कल के केस में, ओ ए और ओ बी दोनों ही रेडियस है, तो बेस भी रेडियस है और हाइट भी रेडियस है, 1/2 इंटू आर। तो ये भी आएगा 1/2 आर स्क्वायर। ये एक स्पेशल केस है, तो इसको आप ऐसे फार्मूला याद कर सकते हो कि अगर कभी भी थीटा 90 डिग्री दिया है तो उस केस में ट्रेंगल का एरिया 1/2 इंटू आर स्क्वायर। एक और केस, स्पेशल केस कंसिडर करते हैं, अगर ये थीटा 60 डिग्री है तो एंगल ए और एंगल बी भी 60 होंगे। इसका रीज़न, अगर यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल, अभी हम ये देख चुके हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रेंगल है, इसके हिसाब से ये दो एंगल इक्वल होते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180, उसमें से आपने अगर यहाँ पर 90 बनाया है जो हमने अभी डिस्कस किया था, अगर राइट एंगल ट्रेंगल ये 90 है तो ये दोनों 45 होंगे, क्योंकि इक्वल तो हमेशा ही होने वाले हैं और ट्रेंगल का सम हमेशा 180 रहने वाला है तीनों एंगल का, ये भी फिक्स है। अगर यहाँ बनता है 30 तो ये 75। अगर यहाँ बनता है 40 तो ये 70 और 70, ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे और तीनों का सम 180 आना चाहिए। अगर यहाँ बनता है 60 तो 180 में से 60 माइनस किया तो बचा 120, उसमें से भी ये दोनों इक्वल मतलब 60 ही आएंगे। तो अगर यहाँ पर 90 है तो ये 45, यहाँ पर 60 है तो ये भी 60 और 60 ही बचेंगे। इसका मतलब
ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ये थीटा की वैल्यू मीन्स ये दोनों रेडियस के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री दिया है तो फिर ये एंगल ओ ए बी और ओ बी ए ये भी 60-60 ही होंगे। 60-60-60 तीनों एंगल 60 मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसके तीनों साइड्स भी इक्वली होती हैं। इसका मतलब इस कॉर्ड की लेंथ भी रेडियस के इक्वली भी होगी। ये साइड आर, ये आर, और फिर ये कॉर्ड भी आर के इक्वली होगी, तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो अगर थीटा 60 डिग्री है देन एंगल ए और एंगल बी भी 60 डिग्री ही होंगे। ट्रायंगल ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इसका मतलब ओ ए, ओ बी और ओ बी सब आर हो जाएंगे। और अभी हमने देख लिया था कि डी तो मिड पॉइंट है ही ए बी का। तो अगर ए बी आर है तो ए से डी तक की डिस्टेंस r/2 हो जाएगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में एरिया का एक और फार्मूला हमको पता है, √3/4 ए स्क्वायर मीन्स √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इस ट्रायंगल की तीनों साइड सर्कल की रेडियस के इक्वल हैं, आर के इक्वल। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड मेरे लिए आर है, √3/4 इंटू आर स्क्वायर, इसको डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है। अगर एंगल थीटा 60 डिग्री दिया है, सेंटर पे जो एंगल बना रही है दोनों रेडियस, एंगल सबटेंडेड बाय बोथ रेडियाई एट द सेंटर इज 60 डिग्री, then this triangle will be an equilateral triangle and the area of equilateral triangle is √3/4 साइड स्क्वायर। तो उस केस में आप √3/4 इंटू रेडियस का स्क्वायर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर रेडियस दिए तो ट्रायंगल का एरिया यहाँ से भी निकाला जा सकता है। तो जो हमको सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना होता है उसमें ये एंगल 60 है, 60/360 पाई आर स्क्वायर, रेडियस जो भी क्वेश्चन में दिया यहाँ पर पुट कर दिया। और यहाँ मैं ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू आर स्क्वायर ये भी पुट कर सकता हूँ। और डायरेक्टली पुट नहीं भी करूँगा, मैं कैलकुलेट करने जाऊँगा, मैं सब कुछ वैल्यू पुट करूँगा तो भी वो बनने वाला वही एरिया लास्ट में √3/4 इंटू रेडियस स्क्वायर। तो ये है हमारा सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ लिया इस चैप्टर में, लेंथ ऑफ आर्क पढ़ लिया, एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़ लिया। अभी जब हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वहाँ पर हमने आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और ये वाली साइड कॉमन, इससे प्रूफ किया था। ये एक जनरल केस है। थीटा 60 डिग्री के केस में अगर ये थीटा 60 है तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाता है। हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल, बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। आप किसी से भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। और ये क्वेश्चन में अगर सर्कल की रेडियस दी हुई है तो ये ओडी जो कैलकुलेट करना होगा वो हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस कॉर्ड की लेंथ भी दी है तो ये डी पॉइंट इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है। कॉर्ड सपोज दिया है 8 तो ये हो जाएगा 4। अगर सर्कल की रेडियस दी है 5 तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया 5। अब ट्रिपलेट के हिसाब से एक 5 एक 4, तो जो तीसरी साइड बचती है वो 3। ये जो भी कॉर्ड की लेंथ दी होगी उसका हाफ करेंगे तो ये मिल जाएगा। क्वेश्चन में सर्कल की रेडियस दी रहेगी तो ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए आप ये निकाल सकते हो, क्योंकि हमको ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए इस ओडी की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये हाइट है, तो जो पूरे ट्रायंगल का एरिया, जो कॉर्ड की लेंथ है ए बी वो बेस है, हाइट ओडी है, तो वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे। सेक्टर के एरिया में से माइनस करेंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब जिस तरह से हमने लेंथ ऑफ आर्क में माइनर आर्क और मेजर आर्क पढ़ा था, सिमिलरली माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है ए सी बी डी ए, ये माइनर सेगमेंट है।
पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये दिख रहा है हमको आधे से कम है, छोटा है। तो ये जो बाकी ऊपर का जितना बचा, इस कॉर्ड के एक तरफ का एरिया माइनर सेगमेंट और इसके दूसरी तरफ का एरिया मेजर सेगमेंट। तो ये ए, मैं इस मेजर वाले आर्क के ऊपर कोई एक पॉइंट लिखता हूँ, सपोज ई। तो ए ई बी डी ए ई बी डी ए ये मेजर सेगमेंट है और ए सी बी डी ए ये माइनर सेगमेंट है। तो जैसे सेक्टर में हमने माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर डिफाइन किए थे, थीटा 180 से छोटा है तो सेक्टर भी माइनर बनता है, लेंथ ऑफ आर्क वो भी माइनर आर्क बनाती है, और सेगमेंट भी है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट माइनर सेगमेंट। और अगर ये बड़ा वाला एंगल कंसिडर किया जाए, बचा हुआ 360 में से जो बचा हुआ 180 से बड़ा एंगल, तो ये जो आर्क बनेगा ये भी मेजर आर्क बनेगा। जो सेक्टर रहेगा वो भी बाहर वाला सेक्टर मेजर सेक्टर रहेगा, और जो सेगमेंट रहेगा वो भी मेजर सेगमेंट रहेगा। तो कॉर्ड के एक तरफ का सेगमेंट छोटा सेगमेंट होता है, दूसरा सेगमेंट बड़ा सेगमेंट जिसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। और अगर आपकी कॉर्ड डायमीटर, हम पढ़ चुके हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो अगर ये ए और बी ये दोनों डायमीटर वाले पॉइंट्स हैं, सपोज यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लिखूं एफ, वो दिस इज एफ, तो अब इस ए एफ के इस तरफ वाला पोर्शन भी हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल, इधर वाला भी सेमी सर्कल है। अब इसमें से कोई माइनर सेगमेंट नहीं है, कोई मेजर सेगमेंट नहीं है। कॉर्ड के एक तरफ का पोर्शन अगर छोटा छोटा दिख रहा हो तो उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। बचा हुआ पोर्शन पाई आर स्क्वायर में से, सपोज पूरे सर्कल का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये एरिया आता है जो शेडेड किया हुआ, ये आता है 20, तो माइनर सेगमेंट का एरिया 20, बचा हुआ मेजर सेगमेंट 80 हो जाएगा। सपोज ये पूरे 100 में से सेक्टर का एरिया है सपोज 30, तो बचा हुआ मेजर सेक्टर 70 हो जाएगा। अगर ये थीटा जब भी 180 होता है तो उसमें लेंथ ऑफ आर्क भी इक्वल होती है। आर्क को भी हम माइनर और मेजर नहीं बोलते हैं, सेक्टर भी हम माइनर और मेजर नहीं बोलते हैं। सिमिलरली सेगमेंट भी हम माइनर और मेजर नहीं बोलेंगे। इस कॉर्ड के ए एफ कॉर्ड के एक तरफ का सेगमेंट भी सेमी सर्कल है, दूसरी तरफ का सेगमेंट भी सेमी सर्कल है। तो हमने इस चैप्टर में जितने ज़रूरी कंसेप्ट्स थे वो इन 2 लेसन्स में डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेसन से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।